हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रेक्षण इंस्टीट्यूट दीनानगर। तो आज हमारा क्रैश कोर्स का लेक्चर नंबर सेकंड है। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, तो इसमें भी हम जेई मेन में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस चैप्टर से रिलेटेड बनते हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो रिलेशन एंड फंक्शन क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, ये सारा ही आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो रिलेशन समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट, किसी भी दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो पहले आप सेट चैप्टर को अच्छे से देखो, उसको अच्छे से समझो, देन आपको ये वाला चैप्टर जो है अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो जैसे किसी भी दो नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, दो वेक्टर्स का भी हम प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, जैसे डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा हुआ है अपने वेक्टर में भी। वैसे ही दो मैट्रिक्स को भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सेम एज इट इज हम दो सेट्स को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर दो सेट को मल्टीप्लाई करने पे जो भी मतलब उसका प्रोडक्ट होता है उसी को हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, मेनली हमारे पास कोई भी दो सेट होंगे नॉन एम्प्टी सेट, मतलब कि जिसमें नॉन एम्प्टी सेट क्या होते हैं, जिसमें कोई ना कोई एलिमेंट हो, आपका सेट खाली नहीं होना चाहिए। ठीक है, द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर सच दैट, अभी देखो इसमें वर्ड आ गया आपका ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। ऑर्डर्ड पेयर अगर आपको इसका पता होगा देन आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट भी समझ आ जाएगा। देखो ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, जैसे आपने कोऑर्डिनेट मैटर में पढ़ा, वो कोई ना हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होते थे। जैसे फर्स्ट वाला हमारा होता है एक्स कोऑर्डिनेट और सेकंड होता है हमारे पास वाई कोऑर्डिनेट। तो ऑर्डर्ड पेयर का मतलब होता है कि पेयर ऑफ नंबर जिसको हमने एक ऑर्डर में लिख दिया। ठीक है, एक ऑर्डर में इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। जैसे आपके पास 4 और 2 है। ठीक है, ये आपका एक कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा होगा कि फर्स्ट एलिमेंट जो होता है वो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट होता है और सेकंड एलिमेंट जो होता है वो हमारा वाई कोऑर्डिनेट होता है। तो 4 2 और 2 4 को अगर मैं ऐसे ओपन ब्रैकेट में लिखूं तो इसका मतलब और इसका मतलब अलग है। ठीक है, आप जब इसको कार्टेशियन प्लेन पे इसको डिनोट करते हो, ठीक है, ये पॉइंट प्लॉट करते हो, तो इसकी पोजीशन अलग कहीं आएगी और इस पॉइंट की पोजीशन जो है अलग होगी। ठीक है, हमने सेट में पढ़ा हुआ है कि सेट में जो है वो ऑर्डर मैटर नहीं करता। ठीक है, आप चाहे सेट में एलिमेंट्स को ऐसे लिखो 2 4 या 4 2, ये दोनों सेट सेम होंगे, बट ऑर्डर पेयर में ऑर्डर मैटर करता है। जिसका नाम ही ऑर्डर पेयर है, इट मींस उसमें ऑर्डर तो मैटर करेगा ही। ठीक है, तो ये हम कहेंगे कि ये दोनों ऑर्डर पे इक्वल नहीं होंगे। दो ऑर्डर पेयर इक्वल कब होते हैं, जब उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो। ठीक है, अगर यहाँ पे 4 है तो यहाँ भी 4 होना चाहिए आपका, अगर यहाँ 2 है तो इधर भी 2 होना चाहिए। ठीक है, तो ऑर्डर पेयर का मतलब हुआ कि पेयर ऑफ नंबर जिसको हमने एक ऑर्डर में लिख दिया। ठीक है, ओपन ब्रैकेट डाल दिया और एक पेयर बना दिया नंबर्स का, बस उसको हम ऑर्डर पेयर बोल देते हैं। तो वही बोला हुआ कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, दो नॉन एम्प्टी सेट में जो हमारे ऑर्डर पेयर बनते हैं, ठीक है, उसी का सेट होता है। ठीक है, ऑर्डर पेयर्स का ही एक सेट होता है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते कैसे हैं ये भी हम देख लेते हैं। तो आपको ऑर्डर पेयर समझ आ गया होगा क्या होगा। जैसे मान लो आपके पास दो सेट हैं। ठीक है, एक सेट है ए और एक बी सेट है। इसके एलिमेंट आपके पास 1 2 एंड 3 और इसके एलिमेंट मान लो ए बी, ये कुछ एलिमेंट आपके। ठीक है, अब आपने इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए क्रॉस बी। ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई का साइन डाल के इसको बोलते हैं ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। इसको ए इंटू बी नहीं बोलेंगे, ठीक है, वो गलत हो जाएगा। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, ये सेट होता है किसका, ऑर्डर पेयर का। देखो इसमें क्या होगा कि जो फर्स्ट सेट है ना, फर्स्ट सेट के जो एलिमेंट है उनका हर एक एलिमेंट, बी सेट के हर एक एलिमेंट के साथ पेयर बना देंगे हम। ठीक है, जैसे 1 की पेयरिंग कर दी ए के साथ, ठीक है, फिर 1 2 की पेयरिंग कर दी ए के साथ, पहले तीनों एलिमेंट की ए के साथ पेयरिंग कर देंगे। ठीक है, 3 को हमने ए के साथ लिख दिया। नेक्स्ट अब ये तीनों एलिमेंट की बी के साथ पेयरिंग कर देंगे। ठीक है, अगर देखो 1 की पेयरिंग कर दी बी के साथ, फिर 2 की बी के साथ पेयरिंग कर दी और फिर 3 की बी के साथ हमने पेयरिंग करके ऐसे एक सेट बन गया आपका। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। बहुत इजी है, कुछ नहीं करना होता है, जो भी एलिमेंट है उसको उसकी पेयरिंग कर दो। ठीक है, फर्स्ट सेट में जो भी एलिमेंट है उसके सेकंड सेट के एलिमेंट के साथ पेयरिंग कर दो, बस वो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाता है। सेम अगर मैं इसमें बी क्रॉस ए निकालूं, ठीक है, बी क्रॉस ए निकालो, अगर बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए निकालो तो वो क्या होगा, बस एलिमेंट चेंज हो जाएंगे ना। अभी देखो ए की तीनों एलिमेंट के साथ पेयरिंग होगी। ठीक है, ए की पेयरिंग हो जाएगी 1 के साथ, ए को लिख देना 2 के साथ और 3 के साथ। ठीक है, नेक्स्ट बी की तीनों एलिमेंट के साथ पेयरिंग हो जाएगी, बी की पेयरिंग हो जाएगी 1 के साथ, 2 के साथ एंड 3 के साथ। ठीक है, इनको ऐसे लिख देना आपने। अब देखो क्या ए क्रॉस बी इक्वल है बी क्रॉस ए के, क्या लग रहा है, दोनों इक्वल है। अभी मैंने बताया कि ऑर्डर पेयर में ऑर्डर मैटर करते हैं, तो ये देखो 1 ए और A1 सेम नहीं है ना, इट मींस इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है इक्वल नहीं होता।
ठीक है। अगर A क्रॉस B निकालोगे या B क्रॉस A निकालोगे तो उन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट सेम नहीं आता, क्योंकि एलिमेंट चेंज हो जाते हैं ना, तो फिर सेम कैसे रहा। ठीक है, तो कोई भी ऑर्डर पेयर सेम कब होंगे, जब उनके कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो। जैसे आपके पास फॉर एग्जाम्पल ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि x+1 एंड y-1 इक्वल्स टू 3 एंड 5। ठीक है, तो आपने फाइंड करना है इसमें x की वैल्यू मुझे फाइंड करके बताओ क्या होगी, और y की वैल्यू इसमें फाइंड करके बताओ क्या होगी। तो यहाँ पे देखो उन्होंने इक्वल टू का साइन डाला हुआ है, इसका मतलब है कि ये दोनों ऑर्डर पेयर जो है इक्वल है। अगर इक्वल है तो इसका मतलब इनके कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे। x+1 किसके इक्वल होगा, 3 के इक्वल होगा ना, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3-1 2 आ जाएगी। यहाँ पे y-1 किसके इक्वल हो जाएगा, 5 के, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5+1 6 आ जाएगी। ठीक है, जब भी आपको वहां लिखा हो, वहां शो किया हो कि ऑर्डर पेयर इक्वल है, इसका मतलब उनके कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है। ठीक है, तो तभी वो दोनों ऑर्डर पेयर जो है वो सेम है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं आपको पता चल गया होगा। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट की ये जो सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है कि ये एक सेट होता है ऑर्डर पेयर का, जिसमें आपके जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं ना, ये देखो फर्स्ट जो एलिमेंट आए हैं आपके, ये आपके ए सेट के एलिमेंट होंगे, और जो सेकंड वाले एलिमेंट हैं वो आपके बी सेट के सेकंड सेट के एलिमेंट होंगे। ठीक है, सेम जब हमने बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट ए से निकाला, तो यहाँ पे देखो जो फर्स्ट एलिमेंट होंगे वो आपके बी सेट के हो गए। ठीक है, और जो सेकंड वाले एलिमेंट हैं वो आपके ए सेट के एलिमेंट हो गए। ठीक है, तो ऐसे होता है। सो ये आपका हो जाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर मान लो कि अगर आपके पास कोई भी एक सेट जो है वो नल सेट हो जाए, ठीक है, मान लो एक सेट है उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, ठीक है, तो बी सेट के एलिमेंट हैं एक्स एंड वाई, तो क्या इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे तो वो क्या आएगा, फर्स्ट सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं है, उसका आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है इसके साथ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूरा सेट आपका खाली सेट है, कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो इसकी पेयरिंग किसके साथ करोगे, तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे तो वो भी क्या आएगा, एम्प्टी आएगा आपका। ठीक है, एक खाली सेट ही आएगा। अगर मान लो कि आपके पास कोई भी एक सेट जो है वो नल सेट आ जाता है, तो जब उसका सेकंड सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हो तो वो भी एक नल सेट ही आता है। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको समझ आ गया, ऑर्डर पेयर भी पता चल गया। नेक्स्ट अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं, वो है हमारा रिलेशन। रिलेशन क्या होता है, ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए रिलेशन क्या होगा आपका। रिलेशन, तो इन रियल लाइफ आपको पता ही है रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो रिलेशन मेनली होता है क्या, जैसे मदर और फादर का रिलेशन, जैसे एक डॉटर और एक मदर का रिलेशन। ठीक है, इन रियल लाइफ आप रिलेशन को अच्छे से समझ सकते हो। पर इन मैथमेटिक्स अगर हमने किसी भी दो नंबर्स में का रिलेशन बताना हो, ठीक है, किसी भी दो एलिमेंट्स में रिलेशन बताना, तो वो कैसे बताते हैं, जैसे मैं बोल दूं कि जो 2 3 से छोटा है, ठीक है, तो ये जो मैंने सिंबल यूज किया लेस देन का, ये इन दोनों नंबर्स को रिलेट कर रहा है, ये बता रहा है आपको कि 2 जो है 3 से छोटा है। ठीक है, तो वो कौन बता रहा है, ये सिंबल बता रहा है। ठीक है, जहां पे मैं बोल दूं कि ए जो है वो सबसेट है बी का, ठीक है, तो ये जो मैंने सिंबल यूज किया सबसेट का, ये क्या रिलेट कर रहा है कि ए जो है बी का सबसेट है। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में हम रिलेशन को रिलेट, मतलब रिलेशन किसी भी दो नंबर्स के बीच में, किसी भी दो सेट कुछ भी ले लो, उनके बीच में रिलेशन बताना हो तो कुछ सिंबल्स, कुछ पर्टिकुलर जो सिंबल है वो हम यूज करते हैं। ठीक है, तो रिलेशन क्या होता है इन सिंपल फॉर्म, ठीक है, इन सिंपल डेफिनेशन मेनली हम रिलेशन क्या कहते हैं, रिलेशन हमारा सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं तो रिलेशन आपका ये होता है। ठीक है, रिलेशन क्या होता है, सबसेट होता है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको पता चल गया क्या होता। ठीक है, तो इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास रिलेशन है, ठीक है, रिलेशन को हम मोस्टली आर से डिनोट करते हैं। तो रिलेशन क्या है, सेट होगा ऑर्डर पेयर का, ठीक है, द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर, जिसमें मेरे पास जो फर्स्ट एलिमेंट है वो भी किसी ए सेट को बिलोंग कर रहा है। कोई ए सेट ले लेते हैं हम, जैसे मान लो मेरे पास ए सेट है, उसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड 6, ये कुछ एलिमेंट है। ठीक है, अभी देखो फर्स्ट एलिमेंट भी ए सेट को बिलोंग कर रहा है, और सेकंड बी जो सेकंड जो कंपोनेंट होगा, सेकंड एलिमेंट, वो भी ए सेट में बिलोंग कर रहा है। और आपको कंडीशन गिवन है कि ए डिवाइड्स बी, ए जो है बी को डिवाइड करता। आपने रिलेशन में, ये तो आपको सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है, आपने इसको रोस्टर फॉर्म में बताना मुझे क्या होगा। ठीक है, तो रिलेशन में वो एलिमेंट आएंगे जिसमें ये फर्स्ट वाला जो ए जो है बी को डिवाइड करेगा, तो वो वाले आपने ऑर्डर पे लिखने हैं। तो आपके पास ये ए सेट गिवन है, तो देखो
पहला 1 जो है वो सभी को डिवाइड करेगा, ठीक है। तो पहली ऑर्डर पेयर क्या आएगा, 1 जो है 1 को भी डिवाइड करता है, खुद को भी डिवाइड करता है, ठीक है। तो 1 2 को भी डिवाइड करेगा, 3 को भी, 4 एंड 6 को भी, ठीक है। पहले तो ये ऑर्डर पेयर बन जाएगा। नेक्स्ट 2 को 2 से चलते हैं, 2 जो है खुद को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। 2 2 को डिवाइड करता है, देन 2 4 को भी डिवाइड करेगा एंड 2 डिवाइड 6 ऑल्सो। नेक्स्ट 3 पे चलो, 3 3 को डिवाइड करता है, ठीक है, और 3 6 को डिवाइड करता है। नेक्स्ट आ जाइए 4 को, 4 जो है वो 4 को ही डिवाइड करेगा, खुद को ही डिवाइड करेगा 4, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं 6 पे, तो 6 भी खुद को ही डिवाइड करेगा, ठीक है। तो ये आपके रिलेशन के एलिमेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। और जो भी आपका बना है, जो भी आपका सेट बना है वो एक ऑर्डर पेयर का सेट बन गया, जिसमें फर्स्ट वाला एलिमेंट है वो सेकंड को डिवाइड कर रहा है। तो जब आप इसका देखो, जब आप इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हो ना, जब आप इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे तो ये जो सेट है ना, ये इसी का सबसेट होगा, ठीक है। मतलब ये जो एलिमेंट है ना, इसमें भी कहीं प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो हम मेनली कह सकते हैं कि रिलेशन जो है वो सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ठीक है। किसी भी सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। तो अगर हमने नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करने हो, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करने हो किसी भी, जैसे आपके पास कोई दो सेट गिवन है, उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करने हो, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी। जैसे मान लो आपके पास दो सेट गिवन है, ठीक है, जैसे ए सेट है आपके पास और नंबर ऑफ एलिमेंट बी सेट में है 6, ठीक है, ये गिवन है। आपको बोला हुआ है कि नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करो ए क्रॉस बी के कितने होंगे, तो वो आपने फाइंड करने हैं। तो कैसे निकालोगे, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट ए सेट में है कितने 3, और जितने नंबर ऑफ एलिमेंट बी सेट में है 6, तो 6 इंटू 3 18, तो 18 जो है नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएंगे आपके ए क्रॉस बी में, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट के इतने एलिमेंट्स आपके आएंगे, ठीक है। और अगर हमने टोटल नंबर ऑफ सबसेट फाइंड करने हो, अभी किसी भी रिलेशन में कितने टोटल नंबर ऑफ सबसेट आएंगे, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट इन रिलेशन, ठीक है। हमने फाइंड करना कि किसी भी रिलेशन में कितने नंबर ऑफ जो है सबसेट बनेंगे उसके। तो सबसेट निकालने का फॉर्मूला हमने पीछे पढ़ा कि 2 की पावर n होता है, 2 की पावर n, n क्या होता है, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट उस सेट के, उस सेट में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, 2 की पावर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट के प्रेजेंट होंगे, ठीक है। देखो, अब देखो यहाँ पे जो है हमने बोला ना कि रिलेशन जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सबसेट होता है, इसमें पावर 2 की पावर तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एलिमेंट ही आएंगे ना। तो इसमें क्या होता है फॉर्मूला, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी, ठीक है। तो इसी एग्जांपल को लेके कर लेते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट जैसे ए की है 3 और बी के एलिमेंट 6 है, तो 2 की पावर 18 आ जाएगी, ठीक है। अगर टोटल नंबर ऑफ सबसेट फाइंड करने हो तो उसका फॉर्मूला आपका ये होता है, तो 2 की पावर 18 जो है इतने जो है सबसेट जो है इसके बनेंगे, ठीक है। तो रिलेशन आपको समझ आ गया होगा क्या होता है, ठीक है। अगर देखो, मैंने आपको बोला था कि सेट को रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके हमने पढ़े हैं, ठीक है। फर्स्ट तरीका, फर्स्ट जो फॉर्म है वो थी हमारी रोस्टर फॉर्म, ठीक है। सेकंड जो फॉर्म थी वो हमारी सेट बिल्डर फॉर्म थी, थर्ड फॉर्म थी विजुअलाइज फॉर्म, ठीक है। तो हम इसको विजुअलाइज फॉर्म में ही देखते हैं। जैसे मान लो आपके पास रिलेशन है, दो सेट गिवन है आपके पास, ठीक है, दो सेट है आपके पास, एक सेट है ए और दूसरा सेट है आपके पास बी, और आपका रिलेशन ए टू बी डिफाइन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ एलिमेंट ले लेते हैं 1 2 3 एंड 4, ठीक है, और यहाँ पे भी कुछ एलिमेंट ले लेते हैं 1 4 9 एंड 16, ठीक है। अभी देखो 1 का रिलेशन 1 के साथ है, 2 का रिलेशन 4 के साथ है, 3 का रिलेशन 9 के साथ है और 4 का रिलेशन 16 के साथ है, ठीक है। इसका स्क्वायर यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो अब देखो, ये जो फॉर्म है इसको हम विजुअलाइज फॉर्म कहते हैं। हम ऐसे कह सकते हैं कि 1 की जो मैपिंग 1 के साथ हो रही है, ठीक है, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 2 की मैपिंग 4 के साथ है, ठीक है। ये जो हम शो करते हैं इसको हम मैपिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। 1 की जो मैपिंग 1 के साथ हो रही है, 2 की मैपिंग 4 के साथ है, ठीक है। अब ये जो मैपिंग, ये जो बी सेट बना है, ये जो सेट है, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाता है, इस सेट की हम बोल सकते हैं कि 1 की इमेज 1 हो जाएगी, ठीक है। जैसे मान लो कि ये क्या है, इसकी इमेज हो जाती है, ये जो सेट बी सेट है ना, इसको हम बोल देते हैं इमेज ऑफ ए। ये क्या हो जाता है, ए सेट की इमेज हो जाती है। 2 की इमेज की क्या बन रही है, 4 बन रही है, 3 की इमेज 9 बन रही है, 4 की इमेज 16 बन रही है, ठीक है। ये आपकी इमेज हो जाती है, और ये जो ए सेट है इसको हम बोल देते हैं प्री इमेज,
प्री इमेज ऑफ सेट बी, ठीक है, बी सेट की ये प्री इमेज हो जाएगी। ये वाला जो सेट है वो आपका प्री इमेज हो जाता है बी सेट का, और ये वाला सेट जो है वो आपकी इमेज हो जाती है ए सेट की, ठीक है। अब ये इमेज बी इमेज को मेनली हम बोलते हैं क्या है, ये इनको हम बोलते हैं डोमेन ऑफ ए रिलेशन, ठीक है, रिलेशन की डोमेन, जिसको हम डी आर से डिनोट करते हैं। एक होता है डोमेन, डोमेन होता है आपका बी सेट, बी सेट के जो एलिमेंट है, मतलब जो भी आपके इमेजेस हैं वो आपका बी सेट, वो आपकी डोमेन हो जाती है, ठीक है। ओ सॉरी, डोमेन नहीं, डोमेन आपकी हो जाती है, ये थोड़ा सा गलत बोल दिया मैंने। डोमेन जो आपकी रिलेशन की जो डोमेन होती है वो आपकी होती है प्री इमेज, जे वाली, ए सेट होता है आपका डोमेन, ठीक है। डोमेन होता है 1 2 3 एंड 4, और जो बी सेट के एलिमेंट है, जो इमेजेस है, वो आपकी रेंज हो जाती है, ठीक है, वो रिलेशन की रेंज हो जाएगी 1 4 9 एंड 16, ठीक है। ये आपकी डोमेन होती है, ये वाला सेट, ठीक है। जो प्री इमेज होती है ना, उसको हम डोमेन बोलते हैं उस रिलेशन की। जो आपकी इमेज होती है वो आपकी होती है रेंज ऑफ ए सेट, ठीक है। डोमेन एंड रेंज, इसका भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, डोमेन एंड रेंज। एक आपकी होती है कोडोमेन, कोडोमेन कुछ नहीं होता, कोडोमेन पूरा का पूरा आपका बी सेट ही होता है, ठीक है। जो आपका बी सेट होगा ना, वो वही आपका जो है कोडोमेन हो जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो रेंज है वो सबसेट होती है कोडोमेन की, ठीक है। रेंज और कोडोमेन जो है वो, रेंज जो है वो सबसेट हो जाती है कोडोमेन की। कई बार जहां पे देखो भी रेंज और कोडोमेन सेम आ रही है तो इक्वल भी हो सकती है, ठीक है। तो डोमेन रेंज कोडोमेन क्या होती है, ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर मान लो कि आपका रिलेशन जो है वो डिफाइंड हो रहा है, हम ऐसे बोल सकते हैं नेचुरल नंबर्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, ये डिफाइन हो रहा है कुछ। तो यहाँ पे कोडोमेन आपका क्या हो जाएगा, वो पूरा का पूरा बी सेट। ये देखो, ये जो फर्स्ट वाला जिस नेचुरल नंबर्स टू नेचुरल नंबर डिफाइन हो रहा है ना, तो ये आपका फर्स्ट सेट हो जाता है, ठीक है, और ये आपका सेकंड सेट हो जाता है। तो जो आपका बी सेट, मैंने बोला जो बी सेट होगा ना, वो आपकी कोडोमेन हो जाएगी। तो यहाँ पे कोडोमेन आपका नेचुरल नंबर हो जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। सो कोडोमेन, रेंज और डोमेन क्या होती है, ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अभी कुछ टाइप्स होते हैं रिलेशन के, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशन, कौन कौन सी टाइप्स है। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन। फर्स्ट जो आपकी टाइप है रिलेशन की वो है यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल सेट हम पीछे पढ़ के आए, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, पर्टिकुलर सेट को ऑब्जर्व करने के लिए हमारे पास पूरा का पूरा सेट प्रेजेंट है वहां पे, ठीक है। तो वो उसको हम यूनिवर्सल सेट बोल देते हैं, जैसे यूनिवर्स हो गया हमारा, ठीक है। तो यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगा, अगर आपका रिलेशन जो है, ठीक है, रिलेशन के जो भी रिलेशन का एक तरह का सेट होता है ना कार्टेशियन प्रोडक्ट का, तो आपका रिलेशन अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल आ जाए, ठीक है, रिलेशन और कार्टेशियन प्रोडक्ट सेम हो जाए आपका, तो उसको हम बोल देते हैं यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। जैसे आपके पास मान लो कि एक सेट है, ठीक है, एक सेट है जिसके एलिमेंट है ये, मैंने इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या आएगा, पहले वन का वन के साथ रिलेशन बनाओगे, फिर वन का टू के साथ, थ्री के साथ, फिर टू का वन के साथ रिलेशन बनाओगे, टू का टू के साथ और टू का थ्री के साथ रिलेशन बनाओगे, ठीक है। फिर थ्री का वन के साथ, टू के साथ और थ्री का थ्री के साथ रिलेशन बनाओगे, ऐसे करोगे। टोटल कितने एलिमेंट आए हैं, दो दो चार दो छः दो आठ एंड नाइन, ठीक है, थ्री इंटू थ्री नाइन होता है, तो नाइन एलिमेंट आ गए। अगर आपका रिलेशन जो है ए वो भी सेम यही सेट आ जाए, ठीक है, पूरा का पूरा यही सेम सेट, वन 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 टू वन थ्री, पूरा का पूरा आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ही आ जाए आपका रिलेशन भी, तो उसको हम बोल देते हैं, वो कौन सा रिलेशन हो जाएगा, आपका यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। पूरा का पूरा रिलेशन में जो भी एलिमेंट पूरा का पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट ही यहाँ पे चेक दिया, तो वो आपका क्या हो जाता है, यूनिवर्सल रिलेशन हो जाता है। तो ये पता चल गया आपको। नेक्स्ट सेकंड रिलेशन क्या होता है आपका, एम्प्टी या वॉइड रिलेशन भी बोलते हैं इसको, ठीक है, वॉइड रिलेशन। तो नाम से पता चल रहा है पूरा का पूरा रिलेशन ही खाली है, किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं है, खाली बंदा बैठा हुआ है, ठीक है। तो अगर आपका रिलेशन के एलिमेंट, रिलेशन सेट पूरा का पूरा ही खाली है, तो उसको हम वॉइड रिलेशन बोल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड जो आपका आता है वो आपका आ जाता है आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन। तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, एक सेट होता है जिसमें हमारे जो ऑर्डर पेयर बनते हैं,
ठीक है, एक ऑर्डर पेयर बनता है जिसमें ए इक्वल होता है बी के, ठीक है, और ए भी ए सेट में को बिलोंग करेगा और बी भी आपका ए सेट को ही बिलोंग करेगा। मतलब कि आइडेंटिटी का मतलब होगा कि फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट सेम होगा आपका, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, अगर मैं आइडेंटिटी रिलेशन के लिए यहाँ से ऑर्डर पेयर उठाना चाहूँ तो वो कौन कौन से बनेंगे, एक तो 1 1 बनेगा, एक 2 2 बनेगा और एक 3 3 बनेगा, और कोई नहीं बनेगा आपका, ठीक है। फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट सेम होना चाहिए, वो आपका आइडेंटिटी रिलेशन हो जाता है, सेम, ठीक है। आइडेंटिटी मतलब दोनों ही सेम है, तो आइडेंटिटी रिलेशन आपको समझ आ गया। नेक्स्ट जो आपकी टाइप्स आती है वो आपकी है रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। आपने ये प्लस 2 क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। तो पहले हम समझ लेते हैं रिफ्लेक्सिव क्या होता है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन अब देखो, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में भी सेम यही है कि रिलेशन के जो भी ऑर्डर पेयर आते हैं, ठीक है, रिलेशन के सेट में जो भी ऑर्डर पेयर आते हैं उसमें क्या होता है, ए इक्वल होता है बी के, ठीक है, मतलब सेम एलिमेंट होते हैं आपके, ठीक है। अब देखो, हम कह सकते हैं कि आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या सेम होगा। जैसे आपके पास दो सेट ले लेते हैं, ठीक है, ये भी आपका ए सेट है और ये भी बी ए सेट है, तो रिलेशन डिफाइन हो रहा है ए टू ए, ठीक है। यहाँ पे एलिमेंट है 1 2 3 और यहाँ पे भी एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है। अभी देखो, 1 का रिलेशन 1 के साथ है, 2 का 2 के साथ होना चाहिए, 3 का 3 के साथ होना चाहिए, ऐसे होता है, ठीक है। यहाँ पे रिफ्लेक्सिव रिलेशन में जरूरी नहीं है कि आइडेंटिटी ही हो, मतलब सेम एलिमेंट ही हो, हमें सेम एलिमेंट का सेम एलिमेंट के साथ ही रिलेशन हो, 1 का 2 के साथ भी रिलेशन हो सकता है, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है कि मतलब आपके पास जो भी सेट बनेगा ना, ऑर्डर पेयर का सेट बनेगा, उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट्स तो आएंगे ही आएंगे, इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स भी आ सकते हैं, ठीक है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स भी आ सकते हैं, मतलब 1 का रिलेशन 2 के साथ भी हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि आइडेंटिटी रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है, बट रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो है वो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होता, ठीक है। रिफ्लेक्सिव में आपके पास अगर आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है, सेम एलिमेंट है, जैसे 1 का 1 के साथ रिलेशन बन रहा है, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, तो 1 का 2 के साथ रिलेशन भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, उसमें इसके एलिमेंट ऐसे भी हो सकते हैं। तो रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी सेम नहीं होते, डिफरेंट होते हैं। तो रिफ्लेक्सिव पता चल गया आपको। नेक्स्ट आपका आ जाता है ट्रांजिटिव एंड सिमेट्रिकल। नेक्स्ट टाइप जो है हम आपकी वो है सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन को समझने से पहले ये ध्यान दीजिए, जैसे आपके पास एक सेट है, रिलेशन आपका ए टू ए ही डिफाइन हो रहा है, ठीक है, इसमें एलिमेंट है ए बी, इसमें भी एलिमेंट आपके ए एंड डी है, ठीक है। तो ध्यान से समझो, यहाँ पे क्या, अगर ए का रिलेशन बी के साथ है, ठीक है, यहाँ पे देखो, अगर ए का रिलेशन बी के साथ है तो बी का रिलेशन भी ए के साथ होना चाहिए, ऐसा होता है सिमेट्रिक में, कि अगर ए का रिलेशन, अगर डॉटर का रिलेशन मदर के साथ है तो मदर का रिलेशन भी डॉटर के साथ होना चाहिए, ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन बोलता है, ठीक है। तो रिलेशन में जो भी आपके ऑर्डर पेयर आते हैं, ठीक है, जैसे मान लो कि अगर 1 का रिलेशन 2 के साथ है तो 2 का रिलेशन भी 1 के साथ होना चाहिए, ऐसे एलिमेंट इस रिलेशन में प्रेजेंट होने चाहिए, देन हम बोल सकते हैं कि वो रिलेशन कौन सा सिमेट्रिक रिलेशन है, ठीक है। तो सिमेट्रिक रिलेशन का आपको पता चल गया कि अगर ए का रिलेशन बी के साथ है तो बी का रिलेशन भी ए के साथ होना चाहिए, ये सिमेट्रिक रिलेशन कहता है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप जो है आपकी वो है, फिफ्थ आ जाती है आपकी ट्रांजिटिव, सॉरी ट्रांजिटिव तो हो गया, ट्रांजिटिव सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव ही है, ट्रांजिटिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव में क्या होता है, इसको भी हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपके पास ये दो सेट हैं, ठीक है, इसको भी यही ले लेते हैं, सेम सेट ले लेते हैं, ठीक है, और ए टू ए रिलेशन डिफाइन हो रहा है, इसमें एलिमेंट है ए बी एंड सी, इसमें भी एलिमेंट सेम है ए बी एंड सी। अब देखो यहाँ पे ध्यान से समझो, देखो अगर ए का रिलेशन बी के साथ है और बी का रिलेशन सी के साथ है,
ठीक है, ऐसा है। अगर ए का रिलेशन बी के साथ है और बी का रिलेशन सी के साथ है, देन ए का रिलेशन भी सी के साथ होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो कि जैसे मदर का रिलेशन अपने सन के साथ है, ठीक है, और सन का रिलेशन फादर के साथ है, देन मदर का रिलेशन भी फादर के साथ होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो होता ही है कि अगर मदर का सन के साथ है, सन का फादर के साथ है, तो ऑब्वियसली मदर फादर का होगा ही रिलेशन। सेम ट्रांजिटिव रिलेशन में भी ऐसे ही होता है कि अगर ए का रिलेशन, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर 1 का रिलेशन 2 के साथ है और 2 का रिलेशन 3 के साथ है, तो 1 का भी रिलेशन 3 के साथ होना चाहिए। अगर ऐसा ऑर्डर पेयर, ऐसे ऑर्डर पेयर का सेट बन रहा है, तो इसका मतलब वो कौन सा रिलेशन हो जाएगा, आपका ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, जी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो आपका होता है रिलेशन, वो है इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, इक्विवेलेंस, तो इसको भी, इस पे भी गौर कीजिएगा। तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, वो रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, ठीक है, वो रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, जो ट्रांजिटिव भी हो और जो सिमेट्रिक भी हो, वो वाला रिलेशन, उसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोल देते हैं, जिसमें तीनों के तीनों क्वालिटीज हो। ठीक है, वो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम रिलेशन ले लेते हैं, ठीक है, जैसे रिफ्लेक्सिव हो गया कि 1 का 1 के साथ रिलेशन है, ठीक है, 1 का 2 के साथ है, 2 का 1 के साथ भी होना चाहिए। ठीक है, सो अगर 1 का 2 के साथ है, 2 का 1 के साथ है, तो 1 का 1 के साथ है। ठीक है, नेक्स्ट ये आपका हो जाएगा जैसे ठीक है, ये देखो इसमें तीनों ही चीजें आ रही हैं। देखो 1 का 1 के साथ रिलेशन है, ठीक है, आइडेंटिकल आइडेंटिटी आ रही है, फ्लेक्सिव आ रहा है आपका। अब 1 का 2 के साथ रिलेशन है और 2 का 1 के साथ भी है, तो 1 का 1 के साथ भी होना चाहिए। ठीक है, सिमेट्रिक भी बन रहा है, ट्रांजिटिव भी बन रहा है, रिफ्लेक्सिव बन रहा है, मतलब तीनों ही चीजें एक सिंगल सेट में, एक सिंगल रिलेशन में आ रहे हैं, तो उसको हम बोल देते हैं इक्विवेलेंस सेट। ठीक है, तो आई होप आपको ये पता चल गया होगा टाइप्स ऑफ रिलेशन, आपको रिलेशन अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब हम डिस्कस करते हैं फंक्शन के बारे में। तो फंक्शन एक तरह का स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है इन विच नो टू डिफरेंट ऑर्डर पेयर हैव सेम फर्स्ट कंपोनेंट। किसी भी दो ऑर्डर पेयर के फर्स्ट कंपोनेंट सेम नहीं होने चाहिए, उसको हम फंक्शन बोल देते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल से इसको देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो हमारे पास एक सेट है ए सेट और एक दूसरा सेट है मेरे पास बी सेट। ठीक है, हमारा फंक्शन जो है वो ए टू बी डिफाइन हो रहा है। ठीक है, फंक्शन जो है ए टू बी हमारा डिफाइन हो रहा है। आपको गिवन है कि फंक्शन की जो कंडीशन गिवन है वो हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स किसकी इक्वल है, एक्स स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, और एक्स आपका बिलोंग्स करता है रियल नंबर्स को। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम वैल्यूज अगर फिल करें 1 -1 2 एंड -2, ठीक है, ये ले लो। 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, तो यहाँ पे ले लेते हैं 4 एंड 9। ठीक है, अभी देखो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 मिलेगा और -1 का स्क्वायर करोगे तो वो भी आपको 1 ही देगा रिजल्ट। ठीक है, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 मिलेगा, तो -2 का स्क्वायर करोगे तो वो भी 4 आएगा। अब यहाँ पे देखो उन्होंने बोला है कि फर्स्ट कंपोनेंट ऑर्डर पेयर हैव सेम फर्स्ट कंपोनेंट, नो टू डिफरेंट ऑर्डर पेयर, नो टू डिफरेंट ऑर्डर पेयर हैव सेम फर्स्ट कंपोनेंट। इसका मतलब है कि किसी फर्स्ट सेट में किसी एक सिंगल एलिमेंट की दो इमेजेस नहीं होनी चाहिए, दो एलिमेंट्स की सेम इमेज हो सकती है। ठीक है, जैसे 1 की इमेज भी 1 है और -1 की इमेज भी 1 है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1 की इमेज 1 भी बन रही है और 1 की इमेज मान लो यहाँ की 2 है वो भी बन रही है, तो वो फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन मेनली हर एक की अपनी एक यूनिक इमेज होनी चाहिए, सिंपल। ठीक है, तो फंक्शन तभी डिफाइन होगा। दूसरा, आपका जो फर्स्ट सेट है वो पूरा का पूरा यूज्ड होना चाहिए। ये नहीं है कि कोई एलिमेंट बच गया जिसकी किसी के साथ इमेज ही नहीं बन रही है। ठीक है, कोई यहाँ पे मान लो मैं कोई 4 एलिमेंट ले लेती हूँ, ठीक है,
यहाँ पे देखो 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 16 यहाँ पे है ही नहीं, तो इसका मतलब 4 की पेयरिंग नहीं हो रही किसी के साथ, 4 की मैपिंग ही नहीं हो रही किसी के साथ, तो वो फंक्शन नहीं होना होगा। आपका जो फर्स्ट सेट है ना, ए सेट, वो पूरा का पूरा यूज्ड होना चाहिए। फर्स्ट क्या है कि आपके जो फर्स्ट सेट के एलिमेंट है उनकी यूनिक इमेज होनी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट में आपके पास क्या है कि यूनिक इमेज होनी चाहिए हर एक एलिमेंट की। सेकंड में है कि आपका जो फर्स्ट सेट है, ठीक है, ए सेट आपका फुली यूज्ड होना चाहिए, कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं बचना चाहिए कि जिसकी किसी के भी साथ मैपिंग नहीं हो रही है। तो फंक्शन ऐसे डिफाइन होता है जिसमें हर एक एलिमेंट की अपनी एक यूनिक इमेज होगी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या किया मैंने, आपके पास फंक्शन गिवन था कि एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर के। मैंने यहाँ पे एक्स की कुछ वैल्यूज डाली और मुझे वाई मतलब बी सेट में कुछ एलिमेंट मिल गए। ठीक है, मतलब कि हमने इनपुट दी और मुझे आउटपुट मिली। ठीक है, इनपुट दी और आउटपुट मिली, ये क्या होता है, ये जो इनपुट आउटपुट है, देखो 1 मैंने इनपुट किया तो आउटपुट मुझे 1 मिला, -1 इनपुट किया तो 1 आपको आउटपुट मिल गया, फिर 2 आपने यहाँ पे इनपुट किया और आपको आउटपुट 4 मिला। ठीक है, तो ये जो इनपुट है आपकी, ये आपकी हो जाती है उस फंक्शन की डोमेन। ठीक है, ये हमने रिलेशन में भी पढ़ा है। और ये जो आउटपुट है आपकी, ये क्या हो जाती है, उस फंक्शन की रेंज हो जाती है। ठीक है, ये आपकी डोमेन हो जाएगी, इसको हम बोलते हैं प्री इमेजेस, और ये होती है आपकी इमेज। ठीक है, ये हमने पिछले रिलेशन में पढ़ा है कि इमेज क्या होती है, प्री इमेज क्या होती है। तो डोमेन रेंज आपको पता चल गया, डोमेन के एलिमेंट क्या आ जाएंगे यहाँ पे, 1, -1, 2 एंड -2। रेंज के एलिमेंट क्या आ जाएंगे, 1 एंड 4 आपकी रेंज आ जाएगी। और एक हमने पढ़ा था कोडोमेन, तो कोडोमेन क्या होता है आपका, पूरा का पूरा बी सेट ही होता है, तो बी सेट के एलिमेंट है 1, 4 एंड 9। ठीक है, तो ये आपकी कोडोमेन हो जाएगी। तो मेन फंक्शन आपको पता चल गया होगा क्या होता है। अभी कुछ टाइप्स होते हैं फंक्शन के, कौन कौन से टाइप्स हैं। फर्स्ट जो आपकी टाइप्स है वो है 1 to 1 फंक्शन। ठीक है, तो इसको हम इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। तो 1 to 1 फंक्शन का मतलब क्या है, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि 1 to 1 का मतलब कि हर एक एलिमेंट की एक सिंगल यूनिक इमेज होनी चाहिए। मतलब हर एक जो एलिमेंट है फर्स्ट सेट में, जो भी आपके एलिमेंट हैं, जैसे मान लो ए और बी, दो सेट हैं और आपका फंक्शन ए टू बी डिफाइन हो रहा है। यहाँ पे एलिमेंट है 1, 2, 3 एंड 4, और यहाँ पे आपके एलिमेंट है x, y, z एंड t, ऐसे कुछ एलिमेंट है। तो 1 की मैपिंग हो रही है x के साथ, 2 की मैपिंग हो रही है y के साथ, 3 की z के साथ, 4 की t के साथ। मतलब कि हर एक एलिमेंट की इमेजेस अलग है, डिफरेंट इमेजेस है। 1 to 1 फंक्शन बन रहा है। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है, इसको हम इंजेक्टिव फंक्शन भी बोल देते हैं। ठीक है, हर एक एलिमेंट की अपनी ही एक यूनिक इमेज बन रही है, वो आपका 1 to 1 फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये 1 to 1 नहीं होगा क्योंकि इसमें दो एलिमेंट्स की सेम इमेज आ रही है, यहाँ पे ऐसे नहीं होगा, दो एलिमेंट की सेम इमेज नहीं होनी चाहिए, हर एक एलिमेंट की अपनी एक सिंगल डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए, तभी वो 1 to 1 फंक्शन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका बन जाता है, इसमें डेफिनेशन भी लिखी हुई है कि फंक्शन ए टू बी डिफाइन हो रहा है, उसको हम 1 to 1 फंक्शन कब बोलेंगे, इफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए हैव डिस्टिंक्ट इमेज इन बी, कि हर एक एलिमेंट की अपनी ही एक अलग इमेज होनी चाहिए, किसी की इमेज नहीं लेनी आपने। ठीक है, 1 की इमेज 1 थी ना, यहाँ पे -1 की भी 1 है, तो सेम इमेज नहीं हो सकती। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड जो पार्ट है आपका वो है मैनी टू 1 फंक्शन। क्या होता है, तो मैनी टू 1 फंक्शन कि एक से ज्यादा, जो आपके पास जो हमने पीछे फंक्शन लिया ना एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, वो आपका मैनी टू 1 फंक्शन ही है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मेरे पास ए सेट है, ये बी सेट था, ए टू बी फंक्शन आपका डिफाइन हो रहा है, हमने लिया था -2 एंड 2, यहाँ पे आपका बन गया 1, 2 एंड 4 एंड 9। तो 1 का स्क्वायर भी 1 है, -1 का भी स्क्वायर 1 है, ऐसा कुछ बना था। यहाँ पे देखो मैनी टू 1, मैनी टू 1 मतलब कि बहुत सारे एलिमेंट, एक जहाँ एक से ज्यादा एलिमेंट्स, जहाँ एक से ज्यादा नंबर्स की सेम इमेज बन रही है। ठीक है, तो इसको हम मैनी टू 1 इमेज, मैनी टू 1 फंक्शन बोल सकते हैं। ठीक है,
ये आपका मैनी टू वन फंक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड आपका आ जाता है ऑन टू फंक्शन। ठीक है, ऑन टू फंक्शन या इसको सब्जेक्टिव फंक्शन भी बोल देते हैं। देखो ऑन टू फंक्शन क्या होता है, यहाँ पे मैंने एलिमेंट लिया 3 and -3। ठीक है, अब देखो फंक्शन आपके पास सेम ही है, बस एलिमेंट चेंज हो गए। देखो अब देखो 3 का स्क्वायर भी आपका 9 आएगा और -3 का स्क्वायर भी आपका 9 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपका पूरा का पूरा बी सेट जो है वो यूज्ड होना चाहिए। ऑन टू फंक्शन क्या होता है, अगर आपका बी पूरा सेट बी का बी जो बी के सेट में जो भी एलिमेंट हैं वो सारे एलिमेंट किसी ना किसी की इमेजेस होनी चाहिए, उनकी सभी की किसी ना किसी के साथ मैपिंग होनी चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि वो सेट कौन सा सेट है, ऑन टू फंक्शन या ऑन टू फंक्शन है वो आपका। ठीक है, सेट बी जो है इंटायरली यूज्ड अप होना चाहिए, तो वो आपका जो फंक्शन हो जाता है ऑन टू फंक्शन हो जाता है। और अगर मान लो कि बी यहाँ पे कोई और एक्स्ट्रा एलिमेंट ले लेते हैं, तो 12 है। ठीक है, आपका बी सेट अभी देखो यहाँ पे यूज नहीं है, तो वो ऑन टू फंक्शन नहीं रह जाता, वो इनटू फंक्शन बन जाता है। फिर कौन सा फंक्शन बन जाता है, इनटू फंक्शन। ठीक है, तो अगर मान लो कि कोई ऐसा सेट है, कोई ऐसा फंक्शन है जो ए टू बी डिफाइन हो रहा है, तो इसमें देखो आपका पूरा का पूरा बी सेट भी यूज्ड है और ए सेट के हर एक एलिमेंट की अपनी एक यूनिक इमेज बन रही है, अपनी एक डिस्टिंक्ट इमेज बन रही है। तो ये फंक्शन क्या वन टू वन फंक्शन भी है और ऑन टू फंक्शन भी है, तो इसको हम बोल देते हैं वन टू वन एंड ऑन टू फंक्शन। ठीक है, वन टू वन भी है फंक्शन और ऑन टू फंक्शन भी है, क्योंकि इसमें बी सेट जो है वो पूरा ही यूज्ड है। ठीक है, तो अगर मान लो कि यहाँ पे कोई एक एक्स्ट्रा एलिमेंट ले लूं मैं 2, अब देखो ये ऑन टू नहीं रहा, अब ये कौन सा फंक्शन बन गया, इनटू फंक्शन बन गया, क्योंकि इसमें बी सेट पूरा यूज नहीं है, एक एलिमेंट रह गया जिसकी किसी के साथ मैपिंग ही नहीं हो रही, तो इसको हम बोल देते हैं वन टू वन एंड इनटू फंक्शन। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि वन टू वन ऑन टू फंक्शन क्या होता है, मैनी टू वन ऑन टू फंक्शन क्या होता है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ठीक है, वन टू वन फंक्शन क्या होता है, मैनी वन फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन क्या होता है, तो आई होप आपको ये चीजें समझ आ गई होगी। ठीक है, फंक्शन क्या होता है वो भी आपको पता चल गया होगा। अब नेक्स्ट कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शंस भी होते हैं, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके टाइप्स ऑफ फंक्शन। अब नेक्स्ट हम देखते हैं स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो अब हम देखेंगे कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शन, कौन कौन से फंक्शन हैं जो आपके सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो फर्स्ट फंक्शन जो है आपका है वो है कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, तो कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, देखो कांस्टेंट फंक्शन आपके पास क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, मान लो कोई भी कांस्टेंट ले लो 3। ठीक है, यहाँ पे देखो आप x की वैल्यूज कुछ भी पुट करी जाओ, 1 2 3 4 कोई भी रियल नंबर पुट कर लो, जो आपके पास आउटपुट मिलनी है वो 3 ही मिलनी है। ठीक है, एफ ऑफ 1 x की जगह पे 1 पुट करोगे तब भी 3 आना है, 2 पुट करोगे तब भी 3 आना है, क्योंकि यहाँ पे x वेरिएबल ही नहीं है, तो कांस्टेंट ही रहेगी ना वैल्यू। कुछ भी यहाँ पे आप इनपुट कुछ भी लो, जो आउटपुट आपको सेम कांस्टेंट टर्म ही मिल रही है, तो उसको हम कांस्टेंट फंक्शन बोल देते हैं। ठीक है, तो अगर हमने कांस्टेंट फंक्शन की डोमेन देखनी हो तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, अगर मैंने इस फंक्शन की डोमेन देखनी हो तो वो हो जाएगी आपकी ऑल रियल नंबर। ठीक है, और रेंज देखनी हो, रेंज अगर मैंने इस फंक्शन की देखनी हो तो वो क्या होगी, एक कांस्टेंट ही देगा ना। तो जैसे मान लो कि आपके पास कोई फंक्शन 3 है तो रेंज में आपके पास 3 ही आएगा। ठीक है, मतलब वही एलिमेंट वही आर्बिट्री फंक्शन आपके पास, आर्बिट्री कांस्टेंट जिसको हम बोल देते हैं, वही आपका आएगा। ठीक है, तो डोमेन आप कुछ भी लो, रेंज आपकी सेम ही रहेगी, वो आपका कांस्टेंट फंक्शन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है आइडेंटिटी फंक्शन। तो आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब क्या हो गया कि डोमेन और रेंज सेम आ रही है। देखो आपके पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल है एक्स के, यहाँ पे आप एक्स को 1 लोगे तो रेंज भी, इनपुट 1 करोगे तो आउटपुट भी 1 मिलेगा,
इनपुट अगर आप 2 करते हो तो आउटपुट भी 2 मिलता है, ठीक है। इनपुट अगर 0 करोगे तो आउटपुट भी 0 आएगा। मतलब कि इनपुट जो आप कर रहे हो आउटपुट भी आपको सेम ही मिल रही है, तो उसको हम आइडेंटिटी फंक्शन बोल देते हैं, ठीक है। तो अगर आपने इसकी डोमेन चेक करनी हो तो डोमेन क्या हो जाएगी, ऑल रियल नंबर, और रेंज भी सेम ही रहेगी, ऑल रियल नंबर ही मिलेंगे, ठीक है। जैसे जैसे आप नंबर्स यहाँ पे इनपुट करते जाते हो आउटपुट आपको सेम मिलती है, तो इसका ग्राफ जो बनता है वो एक स्ट्रेट लाइन बन जाता है, ठीक है। ओरिजिन से अगर आप 0 पुट करोगे ना तो आउटपुट भी 0 ही आने वाली है, तो ओरिजिन से होके जाएगा इसका ग्राफ, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास हो जाता है मॉडुलस फंक्शन। मोड पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो मॉडुलस में आपने क्या पढ़ा है कि जो नेगेटिव चीज नेगेटिव वैल्यू को भी पॉजिटिव कर देता है उसको हम मॉडुलस बोलते हैं, ऐसा पढ़ा आपने, ठीक है। तो मॉडुलस जो होता है, जब भी हम मॉडुलस मोड खोलते हैं तो हमारे पास दो वैल्यूज आती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एक तो पॉजिटिव टर्म कब आएगी, जब x जो है 0 जहाँ 0 से बड़ा होगा। नेगेटिव रिजल्ट कब देता है, जब हमारा x जो है वो 0 से छोटा होगा, ठीक है, नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव आएगा ना आपके पास। तो फंक्शन देखो, जैसे जैसे यहाँ पे आप वैल्यूज पुट करते हो, जैसे 0 पुट किया तो यहाँ से 0 से स्टार्ट होगा आपका ग्राफ, और यहाँ से ग्राफ क्या करेगा, इंक्रीज करेगा आपका, ठीक है। पॉजिटिव पे ऐसा होगा। नेगेटिव में भी जैसे आप वैल्यूज पुट करते हो तो आपके पास जो है, जैसे आपने x को -1 लिया तो y1 आ जाएगा, ठीक है। तो -1 एंड 1 यहाँ कहीं होगा तो यहाँ से चलेगा ग्राफ आपका। -2 लोगे तो y2 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपका ग्राफ बनेगा, ऐसे वी शेप ग्राफ बनेगा आपका, ठीक है। मॉडुलस फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो ऐसा होता है। अगर इसकी डोमेन चेक करें तो डोमेन आपकी हो जाएगी, डोमेन ऑफ ए फंक्शन वो हो जाएगी आपकी सारे के सारे रियल नंबर, बट रेंज क्या होगी, देखो मोड में अगर मैं नेगेटिव वैल्यूज भी पुट करूं तो मुझे पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 से लेके इन्फिनिटी तक आ जाएगा, आपकी रेंज ये हो जाएगी। मतलब रेंज का मतलब होता है आपको आउटपुट क्या मिलेगी, तो आउटपुट तो आपकी पॉजिटिव ही मिलेगी। तो मॉडुलस फंक्शन का डोमेन और रेंज आपकी ये हो जाएगी। नेक्स्ट आपके पास जो हो जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कोई भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स है आपका, तो ऐसे क्लोज ब्रैकेट डाल के इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का मेनली मतलब क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी वैल्यू, कोई भी रियल नंबर मैंने इनपुट किया है, तो जैसे मैंने 2.98 यहाँ पे इनपुट किया है, तो आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, ये जो डेसिमल के बाद वाली वैल्यूज होती है ना, ये रिमूव हो जाएगी, आपको आउटपुट मिलेगा 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर में, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 3.01 इनपुट करते हो तो आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, ठीक है। डेसिमल के बाद वाली वैल्यूज जो है वो राउंड, मतलब जैसे आप बोलते हो ना कि राउंड ऑफ करके इसको 3 लिख देना चाहिए था, वैसा नहीं होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर में आपके पास जो फर्स्ट टर्म है ना वही यहाँ पे आएगी, ठीक है। पॉजिटिव में ऐसा होता है। नेगेटिव में देखो क्या होगा, जैसे आपके पास वैल्यू है -2.98, तो नेगेटिव में क्या होता है, इससे -2 में के बाद वाली जो वैल्यू है -3, वो आपको जो है आउटपुट में मिलता है वैल्यू, ठीक है। -2.98 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो ऐसे नेगेटिव में एक टर्म आगे जाती है वैल्यू, पॉजिटिव में सेम ही आता है आपके पास। पॉजिटिव में सिर्फ डेसिमल के बाद वाली वैल्यूज को रिमूव कर देते हैं, जो भी आपका नंबर है वही आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 0 पॉइंट मान लो 0.99 है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 ही होगा, ठीक है, ये 1 नहीं होगा इसका। अगर यहाँ पे नेगेटिव में लिखो, देखो -0.99 है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 हो जाएगा, नेगेटिव में एक टर्म आगे चली जाती है। तो इसका ग्राफ कैसे बनता है, ये देखो यहाँ पे आपके पास ओपन सर्कल आना था, ठीक है। 0 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू लो तो 0 ही मिलेगा, ठीक है। 1 और 2 के बीच में से कोई भी वैल्यू लो तो उसका जो आउटपुट आएगा वो 1 ही आएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे मैंने क्लोज सर्कल डाला हुआ है, यहाँ पे ओपन है, इसका मतलब है कि 0 और 2 के बीच में कोई भी वैल्यू लोगे ना तो आपको 1 ही आउटपुट मिलेगा, ठीक है। नेगेटिव में इसका ऑपोजिट होता है, ये देखो आप 0 और -1 के बीच में कोई वैल्यू लोगे तो आपको -1 आउटपुट मिलेगा।
-1 और 2 के बीच में कोई भी वैल्यू लोगे तो -2 आपको आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो ये हो जाता है इसका। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी डोमेन लिखना चाहूँ तो डोमेन जो हो जाती है इस फंक्शन की, वो सारे के सारे रियल नंबर होंगे, बट रेंज में आपके पास इंटीजर्स ही आ रहे हैं अकेले। ठीक है, ये मैंने जैसे डेसिमल में वैल्यूज पुट की है ना, तो आपके पास नेगेटिव पॉजिटिव नंबर्स आ रहे हैं तो इंटीजर्स ही आएंगे इसमें। नेक्स्ट आपका हो जाता है सिग्नम फंक्शन। तो ये देखो सिग्नम फंक्शन क्या होता है। सिग्नम फंक्शन को लिखने का जो तरीका है वो ये है, मोड ऑफ एक्स अपॉन एक्स। यहाँ पे जब आप एक्स जो है 0 से बड़ा लेते हो, पॉजिटिव लेते हो, तो हमेशा रिजल्ट आपको 1 मिलता है। जब 0 लोगे तो 0 मिलेगा रिजल्ट, और अगर -1 लोगे तो जब आप -1 लोगे तो क्या मिलेगा आपको, -1 कब आएगा, जब आप x को 0 से छोटी टर्म लोगे। ठीक है, 1 कब मिलेगा, जब आप x को 0 से बड़ी मतलब पॉजिटिव टर्म लोगे तो 1 मिलेगा, नेगेटिव लोगे तो -1 मिलेगा। ठीक है, तो अगर मैंने इसकी डोमेन लिखना चाहूँ तो डोमेन ऑफ ए फंक्शन हो जाती है ऑल रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर ले लो। रेंज जो है आपकी वो 3 नंबर ही आएंगे, एक 1 0 एंड -1, बस। इसके अलावा कुछ भी आपके ही रेंज में कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इवन एंड ओड फंक्शन भी आपने बहुत बार पढ़ा होगा। तो इवन फंक्शन क्या होता है कि अगर आपके पास कोई भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स गिवन है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स आपके पास गिवन है x² + 5, तो जब मैंने यहाँ पे x को -x लिया, ठीक है, यहाँ पे x की जगह पे -x लिया मैंने, तो आपके पास बन गया x² + 5, तो पूरा का पूरा आपका फंक्शन ही बन गया। ठीक है, -x की जगह पे -x लेने पे आपके पास सेम वही फंक्शन बन जाता है, तो ये आपका बन जाता है इवन फंक्शन। ठीक है, कौन सा फंक्शन बन जाता है आपका, इवन फंक्शन बन जाता है। तो ये आपका हो गया इवन फंक्शन। ऑड फंक्शन कब होता है, जब आप x की जगह पे -x लेते हो तो आपके पास -f ऑफ x के इक्वल आ जाए अगर वो टर्म। ठीक है, अगर आप -f ऑफ x के इक्वल अगर आपके पास वो टर्म आ जाए तो वो कौन सा फंक्शन हो जाता है आपके पास, वो आपका ऑड फंक्शन हो जाता है। ठीक है, बस साइन का डिफरेंस है, यहाँ पे पॉजिटिव बनेगा, यहाँ पे नेगेटिव बनेगा। नेक्स्ट यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होगा आपका, एक्सपोनेंट पढ़ा होगा आपने। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या हो जाता है आपके पास, देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जैसे a की पावर x, इसमें a क्या है आपका बेस है। ठीक है, और ये जो ऊपर पावर ली है इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, एक्सपोनेंट जो इसको पावर बोल सकते हो या इंडेक्सिस बोल सकते हो, बहुत सारे नाम है इसको। ठीक है, तो इसमें देखो a जो है आपका वो 1 नहीं होना चाहिए, a 1 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अगर आप a को 1 ले लोगे, ठीक है, a की 1 की पावर x, 1 की पावर कुछ भी ले लो तो 1 नहीं रहेगा ना, फंक्शन आपका कांस्टेंट बन जाएगा, तो वो कहाँ से एक्सपोनेंट रहा फिर। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ना रहा, तो इसलिए हम a को 1 नहीं लेते, 1 से बड़ी वैल्यू कोई भी लो तो वो आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन जाता है। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की अगर मैं रेंज और डोमेन चेक करूं तो क्या आएगी, देखो डोमेन क्या आएगी और रेंज क्या आएगी इस फंक्शन की। डोमेन में हम सारे के सारे रियल नंबर्स फिल कर सकते हैं। ठीक है, मतलब पावर कुछ भी ले सकते हो, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी ले लो, पावर में क्या है। रेंज क्या आएगी, अब देखो जैसे मान लो कि आपके पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स है 2 की पावर एक्स, यहाँ पे मैं 2 की पावर -∞ लूँ, अगर -∞ लूँ तो वो क्या होता है 1/2 की पावर इंफिनिटी। तो किसी की भी पावर इंफिनिटी हो तो वो क्या होता है, इंफिनिटी ही होता है। तो 1/∞, इंफिनिटी कैसे बनता है, इनफाइनाइट टर्म कैसे बनती है कि डिनोमिनेटर में 0 बन जाए तो इनफाइनाइट बनता है। ठीक है, तो ये 0 जाएगा आपका ऊपर तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो -∞ लेने से 0 आ जाएगा और इंफिनिटी लोगे तो इनफाइनाइट ही आएगा। मतलब कि कहने का मतलब ये है मेरा कि आप एक्सपोनेंट मतलब पावर कुछ भी लो तो आपके पास जो आउटपुट आती है वो हमेशा पॉजिटिव ही आती है, चाहे आप नेगेटिव पावर भी लोगे तो वे जो आपको आउटपुट मिलेगी वो हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगी, कभी भी नेगेटिव जो आउटपुट नहीं आएगी किसकी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। ठीक है, तो ये इसकी डोमेन और रेंज हो जाएगी। नेक्स्ट जो आपका वो होता है लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉग क्या होता है, अब देखो लॉग जो है वो एक्सपोनेंट का ही रिवर्स होता है।
ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ एक्सपोनेंट कह सकते हैं हम। तो ये जो ग्राफ मैंने बनाया, ठीक है, जैसे जैसे आप वैल्यूज को इंक्रीज करते जाते हो ना आप, ऐसे ग्राफ आपका इंक्रीज होता जाता है, ठीक है। तो ये आपका फंक्शन एक्सपोनेंट फंक्शन का ग्राफ हो जाएगा, ये आपका एक्सपोनेंट फंक्शन का ग्राफ है, ठीक है। लोगरिथमिक फंक्शन क्या होता है, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, log ऑफ x बेस a। अब देखो मेरे पास, जैसे मैंने एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हमने पढ़ा, जैसे मेरे पास f ऑफ x को हम y भी लिख सकते हैं ना, 2 की पावर x थी, ये था आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ही रेसिप्रोकल जो है वो लोगरिथमिक फंक्शन होता है। जब ये 2 उधर जाएगा, जब 2 को दूसरी साइड लेके जाओगे तो ये log ही तो बनेगा, log 2 बेस y इक्वल्स टू x, ऐसा कुछ बनेगा आपका, ठीक है। log y बेस 2 इक्वल्स टू x, ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। ये जो टर्म है ये बन जाएगा log की बेस और log y बेस 2 इक्वल्स टू x, ऐसे बनेगा कुछ। जैसे फॉर एग्जांपल देखो 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है, आपको पता है, ठीक है। 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। तो यहाँ पे देखो मैंने बोला कि 2 जाएगा उधर, 2 आपका गया उधर, ठीक है, इसको लेके जाओ उधर, तो ये बन गया log 2 जाएगा log के बेस पे, और यहाँ पे log 8 बेस 2, मतलब कि 2 की पावर कितनी लोगे, 2 की पावर आप कितनी लोगे कि 8 बनेगा, तो 3 ही तो लोगे, ठीक है। ये टर्म उधर चली जाएगी, 3 नीचे आ जाएगा ना, तो ये आपका log का बेस बन गया। और log हमने इसको चेक करने कैसे करना कि बेस की पावर कितनी लोगे कि आपके पास 8 बनेगा, तो 2 की पावर कितनी लोगे, 3 लोगे तो 8 बनेगा ना। तो सेम लोगरिथमिक, इसको बहुत डिटेल से पढ़ने वाला ये टॉपिक है, तो इस log और एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे भी हम एक वीडियो बना देंगे, पूरी डिटेल में इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे तो हम सिर्फ सिंपल पढ़ेंगे कि log और एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होगा, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की अगर हमने डोमेन चेक करनी हो, रेंज चेक करनी हो, वो देख ली हमने। log फंक्शन की अगर डोमेन चेक करनी हो, ठीक है, तो डोमेन और रेंज क्या होगी इस फंक्शन की, तो डोमेन का मतलब होता है कि हम यहाँ पे x में क्या क्या इनपुट कर सकते हैं, वो आपकी डोमेन होती है, ठीक है। तो x की जगह पे हम क्या क्या ले सकते हैं, तो यहाँ पे हम क्या क्या ले सकते हैं, x की जगह पे, x की जगह पे हम 0 नहीं ले सकते, ठीक है। जैसे देखो 0, अगर आप x की जगह पे 0 लोगे तो 2 की पावर ऐसे क्या लोगे कि 0 बनेगा, वो नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। ऐसी कोई टर्म ही नहीं है कि जिसकी पावर करोगे तो 0 रिजल्ट देगा। 0 नहीं ले सकते, 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, ठीक है। बहुत सारे ऐसे नंबर हैं जिसको हम जिनकी वैल्यूज होती है, ठीक है। तो मतलब सारे के सारे रियल नंबर ले लो और 0 को निकाल दो बाहर, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो आई होप आपको log, देखो log का जो ग्राफ होता है वो आपका क्या होता है, वो आपका ऐसे कर्व बनती है, ठीक है। जो आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ है उसके बिल्कुल ऑपोजिट log का ग्राफ बनेगा, ठीक है, उसकी रेसिप्रोकल। जैसे जैसे आप वैल्यूज को इंक्रीज करोगे, ग्राफ जो आपका वो इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। जैसे log 1 कितना होगा, ठीक है, तो 2 की पावर कितनी लूंगी, 1 बनेगा, तो 0 लोगे ना, तो यहाँ पे जो पॉइंट आएगा आपके पास बन जाएगा वो y को 0 लेने पे x 1 आया, ठीक है। x को 1 लिया ना तो y 0 आया ना, तो 1 0 यहाँ से आपका ग्राफ जो है इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा कि स्पेशल फंक्शन कौन कौन से हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर कोई भी टॉपिक छूट गया होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।